अस्सलामुअलैकुम। कहानी अप में आप सबको खुश आमदीद। 4 औरतें 4 कहानियाँ आप सब के लिए। पहली कहानी का नाम है सुपरस्टार भाभी, राइटर नफीसा सईद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर कहानी सुन लीजिए। अम्मी आज सुबह ही अपनी छोटी बहन से मिलने हैदराबाद गई थी, जिसकी वजह से सना घर पर तन्हा थी। अपनी तन्हाई से घबराई सना ने जल्दी जल्दी घर का काम समेटा। लंच के बाद बर्तन धोकर रैक पर रखे और हाथ साफ करती ऊपर आ गई। इसका इरादा था कि आज दोपहर का वक्त भाभी के साथ गुजारेगी और शाम की चाय के बाद नीचे जाएगी, ताकि जाजिब के घर वापसी से पहले डिनर तैयार कर सके। मगर बड़ी भाभी के अजीबो गरीब रवैया ने इसे जल्द ही नीचे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। भाभी सेल फोन हाथ में थामे किचन में कुछ इस तरह मसरूफ़ थीं कि सना ने देखा पूरे किचन में मुख्तलिफ जावियों से घूम फिर कर शायद किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जिसमें वो इतनी मगन थी कि सना की अपने घर मौजूदगी भी फरामोश कर बैठी। तब सना ने एक दो बार इन्हें मुखातिब करके अपनी जाने मुतवज्जा करने की नाकाम कोशिश की, मगर भाभी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर इसे खामोश करवा दिया। शायद इस वक्त वो कोई बात ना करना चाहती थी, लिहाजा उनकी इस मसरूफियत से सना कुछ ही देर में उकता गई और ख़ामोशी से उठकर नीचे आ गई। फिर तो ये रोज़ का मामूली बन गया। सना जब भी ऊपर जाती, बड़ी भाभी फ़ोन में इस तरह मगन दिखाई देती, कभी फ़ोन हाथ में थामे ड्रेसिंग टेबल के गिर्द चकराते नज़र आती, कभी डाइनिंग टेबल के इस आसपास मंडलाते हुए ख़ुद से बातें करती और मुस्कुराती। ऐसे में सना को कतई नज़रअंदाज कर देती, जिसके सबब वो हमेशा खामोशी से नीचे उतर आया करती। सना समझ ना पा रही थी ऐसा क्या है फ़ोन में जो इसे हाथ में थामे बड़ी भाभी दुनिया जहान से बेनियाज नज़र आती हैं। यहाँ तक कि अब अक्सर ही भाभी शाम के वक्त छत की मुंडेर पर बाल खोले लहराते हुए भी दिखाई देती, कभी छत पर यहाँ वहाँ टहलते हुए नज़र आती। हालांकि इससे पहले वो छत पर कम ही जाया करती थी। भाभी की नई मसरूफियात एक ऐसा मुअम्मा थी जिसे सना हल ना कर पाती अगर इसे जाजिब ना बताता। जुम्मा की शाम भाभी जावेद भाई के साथ सीवीओ गई थी। आजकल अक्सर ही मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर घूमने जाया करती और ऐसे में उन्होंने कभी सना को झूठे मुँह भी ना पूछा, जबकि इससे पहले वो सना को भी अपने साथ ले जाया करती थी। भाभी की इन बातों की वजह से सना का दिल इनसे बहुत बुरा हो गया, जिसके सबब वो भाभी से खासी बददिल हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता इसने ऊपर जाना बिल्कुल छोड़ दिया, जिसकी भाभी ने कोई परवाह ना की और ना ही कभी सना से पूछा कि वो ऊपर क्यों नहीं आती। शाम के वक्त सना किचन में अम्मी के लिए चाय बना रही थी, जब खिलाफ तवक्को जाजिब भी जल्दी घर आ गया था और सना को किचन में मसरूफ़ देखकर इसने आवाज़ लगाई, यार मेरी भी चाय बना लो, मैं यहीं लाउंज में आ रहा हूँ फ्रेश होकर। यह कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि सना 3 कप चाय बनाकर ट्रे में लिए अम्मी के पास आन बैठी, जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। क्या बात है अम्मी, सब खैरियत तो है ना? सना ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए यूं ही सवाल कर लिया, पहले तो ये बताओ तुम आजकल ऊपर क्यों नहीं जाती, क्या मायरा से फिर कोई बात हो गई? सना की बात सुनकर अम्मी ने पुरसोच अंदाज में से जवाबी सवाल कर लिया, नहीं बात तो कोई भी नहीं। सना ने चाय की चुस्की ली। दरअसल आजकल भाभी घर में ही कब होती हैं, वो तो अक्सर जावेद भाई के साथ घूमने निकल जाती हैं, और अगर कभी घर हो मैं ऊपर चली भी जाऊं तो फ़ोन थामे यहाँ वहाँ चकराती फिरती नज़र आती हैं, और ऐसे में मुझे बिल्कुल इस तरह नज़रअंदाज करती हैं जैसे जानती ना हो या शायद चाहती हूँ कि मैं ऊपर ना हूँ। गलती से कोई सवाल कर लो या कोई बात करने की कोशिश करूँ तो मुंह पर उंगली रखकर बच्चों की तरह खामोश करवा देती हैं। बस यही सबब है जो अब इनके पास जाने को मेरा दिल नहीं चाहता। सना ने अम्मी से शिकवा करते हुए कई दिनों से दबी दिल की भड़ास निकाल ली। बस यही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसे हुआ क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मायरा फिर किसी नई सरगर्मी में मसरूफ़ है। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर अल्लाह ही खैर करे। अम्मी का लहजा परेशान कुन था। तभी कमरे में जाजिब की आवाज़ गूंजी, मुझे तो आप दोनों ख़वातीन पर हैरत है, जिन्हें यही इल्म नहीं कि मायरा भाभी इन दिनों किस नई सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। जाजिब कब कमरे में आया इन दोनों को पता ही ना चला। अब जो इसकी आवाज़ सुनी तो सना ने चौंकते हुए पलट कर देखा। चलो हम तो बेखबर ही भले, तुम्हें अगर कुछ खबर हो तो हमें भी बता दो ताकि जान सकें तुम्हारी भाभी इन दिनों किस काम में इतनी मसरूफ़ हैं कि ज़माना की सुध-बुध खो बैठी हैं। अम्मी का अंदाज़ गुफ्तगू बता रहा था मायरा भाभी इन्हें भी सना ही की तरह नज़रअंदाज कर रही थी, जिसकी वजह से वो खासी चिड़ी हुई थी। मासूम ख़वातीन, मायरा भाभी टिकटॉकर बन चुकी हैं, और वो जो हाथ में सारा दिन फ़ोन थामे आपको दिखाई देती हैं तो वो अपनी वीडियोस बनाती हैं जो उन्होंने टिकटॉक पर अपलोड की हुई हैं।
ये कहकर जाजिब ने हाथ में पकड़ा अपना फ़ोन अम्मी की जानिब बढ़ा दिया, जहाँ सामने स्क्रीन पर भाभी किसी पार्क में मौजूद हाथ में फूल थामे जावेद भाई के इर्द गिर्द मंडलाते हुए दिखाई दे रही थी। ओ अल्लाह, ये क्या है? ये सब देखकर अम्मी के मुंह से बेख्तियार निकला। सना भी हक्का बक्का स्क्रीन देख रही थी। सना को हैरत इस बात पर थी कि भाभी तो जो करती हैं गलत या सही करती हैं। आफरीन है जावेद भाई पर, जो हमेशा हर सरगर्मी में उनके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। सना यही सोच रही थी जब इसे जाजिब की आवाज़ सुनाई दी। ये टिकटॉक पर डाली गई एक वीडियो है, जाजिब इत्मीनान से अम्मी को बता रहा था। टिकटॉक का मतलब ये हुआ अब हमारी बहू बेटियां यूँ सड़कों और पार्कों में नाचते गाते दिखाई देंगी। अम्मी के लहजे में नागवारी छलक आई। बहुत माजरत अम्मी, बहू बेटियों की बात तो आप बाद में कीजिएगा, पहले आप अपने बेटे की बात करें, जो बीवी को साथ ले जाकर पार्क में ना सिर्फ नाच गाना वीडियो बनवा रहे हैं, बल्कि इस वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड करके हज़ारों तमाशबीनों की नज़रों तक पहुंचा भी रहे हैं। जाजिब का लहजा बावजूद कोशिश के तल्ख हो गया। सना समझ गई जाजिब को बड़ी भाभी का यूँ टिकटॉक पर वीडियोज़ अपलोड करना बिल्कुल पसंद ना आया था। अच्छा तो सना को भी नहीं लगा, बल्कि इसे हैरत थी किस तरह बड़ी भाभी अपनी हर सरगर्मी टिकटॉक पर अपलोड करती हैं, जहाँ वो सब पब्लिक था। ऐसे में उनकी वीडियोस के नीचे कई लोगों के बेहुदा कमेंट्स भी दिखाई दे रहे थे, जो लाजमी जावेद भाई भी पढ़ते ही होंगे। यकीनन यही पढ़कर जाजिब का मूड ऑफ हुआ था, मगर शायद बड़ी भाभी को इन बातों से कोई फ़र्क ना पड़ता था। इन्हीं दिनों सना ने उनकी मज़ीद एक और टिकटॉक भी देखी, जिसमें वो नहाने के बाद सर पर तौलिया लपेटे ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। और यह सब सना के लिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ था, लेकिन इस मामला में वो कुछ ना कर सकती थी। इसलिए जाजिब की हदायत के मुताबिक वो और अम्मी हर बात को भूलकर खामोश हो गईं। मगर अब यह बात घर से निकलकर मोहल्ला और ख़ानदान भर में फैल चुकी थी कि बड़ी भाभी टिकटॉकर बन गई हैं, जिसका अंदाज़ा इसे 2 दिन बाद ही जाज़बा आपा घर आमद के मौका पर हो गया। असर की नमाज़ पढ़कर सना सीढ़ियों की जानिब बढ़ी ताकि छत से धुले कपड़े उतार लाए। इसी लम्हा उसे सीढ़ियों से बड़ी भाभी नीचे उतरते दिखाई दी। सना ने देखा हाथ में बैग लहराती, आंखों पर सनग्लासेस लगाए भाभी फुल मेकअप में थी, जैसे किसी पार्टी में जा रही हों। सना को अचानक अपने सामने देखकर भाभी एकदम ठिठक गईं। सना ने उनका भरपूर तनकीदी जायज़ा लेते हुए सवाल किया, खैरियत है? ये आप कहाँ जा रही हैं इतनी तैयार श्यार होकर? हाँ खैरियत ही है, भाभी ने एक फरमाइशी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली। दरअसल आज हम टिकटॉकर्स का एक गेट टुगेदर है, वहाँ जा रही हूँ। सना ने सवालिया अंदाज से भाभी को एक बार फिर देखा। काले रंग की साड़ी में इस तरह तैयार थीं जैसे किसी शादी के फंक्शन में शिरकत के लिए जा रही हूँ। हाँ यार, गेट टुगेदर। इसका चेहरा देखते भाभी ने मज़ीद वजाहत दी। दरअसल दूसरे शहरों के कुछ टिकटॉकर्स हमसे मिलने आए हुए हैं, तो हम सब ने मिलकर होटल में इनके लिए हाई टी प्रोग्राम रखा है। ये कहते हुए भाभी इसके करीब से गुजर कर तेज़ी से नीचे उतर गईं। इसी वक्त दरवाज़ा से बाहर निकलती अम्मी ने सना को आवाज़ देते हुए भाभी को सुनाया, ये नमाज के वक्त इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है? मुझे लगता है अब ये नमाज़ें पढ़ना भी भूल गई और इसका दीन ईमान सिर्फ टिकटॉक ही रह गया। सना ने देखा नीचे उतरती भाभी एक पल को सीढ़ियों पर रुकी ज़रूर, मगर उन्होंने अम्मी की बात को कतई नज़रअंदाज कर दिया और ख़ामोशी के साथ तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती चली गईं। जबकि सना अम्मी को बिना कोई जवाब दिए छत से कपड़े उतार कर नीचे ले आई। ज़ीरक और परी ट्यूशन पढ़कर घर आए तो हस्बे तवक्को भाभी घर से गायब थीं। ऐसे में वो दोनों बच्चे माँ की गैर मौजूदगी से परेशान नीचे आ गए। तब सना ने उनके लिए चाय के साथ पराठा बनाया, जिसे लेकर अभी वो किचन से बाहर ही निकली थी कि दाखिली दरवाजे से जाज़बा आपा अंदर आईं। सलाम किया। सना ने इन्हें देखते ही जवाब दिया। अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ गई। सना ने महसूस किया जाज़बा आपा कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हैं, जबकि सना को किसी बात की टोह लेने की आदत ना थी। वह वापस पलट कर किचन में आ गई ताकि उनके लिए चाय तैयार कर सके। सना चाय का कप और बिस्किट ट्रे में रखे अम्मी के कमरे में आ गई, जहां अम्मी नहायत खामोशी से जाज़बा की बातें सुन रही थीं, जो कह रही थीं, मुझे आप पर हैरत है अम्मी, भाभी को कभी इन कामों से मना नहीं करती, जब देखो कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करती दिखाई देती हैं। इस दफ़ा तो बिल्कुल हद कर दी, टिकटॉकर बन गई। क्या ज़रूरत है इस उम्र में टिकटॉक पर नाच नाच कर वीडियोज़ अपलोड करने की? आपको इल्म नहीं मेरे ससुराल वाले कितनी बातें कर रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई उनकी बेहुदा वीडियो मुझे व्हाट्सएप कर देता है, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। जाज़बा आपा का शिकवा बजा था, मगर अम्मी के जवाब ने सना को हैरान कर दिया। जाज़बा की मुकम्मल बात सुनने के बाद अम्मी ने उनकी जानिब देखा और एक सांस भरते हुए बोली, देखो बेटा,
मायरा अपने घर बार वाली एक जिम्मेदार औरत है। हमेशा जो भी करती है अपने शौहर की मर्जी और रज़ा के साथ करती है। जब इसका शौहर इसे किसी बात से नहीं रोकता तो मैं या तुम या तुम्हारे ससुराल वाले कौन होते हैं जो इस पर उंगली उठाएं या बातें करें। शायद इस बात का जवाब जाज़बा आपा के पास भी ना था। खामोशी से अपने सामने रखा चाय का कप उठाया और मुंह को लगा लिया। फिर अम्मी बोली, अपनी सास और ससुराल वालों को बताओ कि इस सारे मामला में तुम्हारा भाई मुकम्मल तौर पर शामिल है, और जब औरत अपने शौहर की इजाज़त से कोई काम कर रही हो तो इसे गुनाह और सवाब के ज़िम्मेदार तो वो दोनों ही हैं, मैं, तुम या तुम्हारे ससुराल वाले नहीं। अम्मी के जवाब ने जाज़बा को कुछ कहने के काबिल ही ना छोड़ा। ऐसे में सना को महसूस हुआ कि अम्मी जो कुछ कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जब भाभी ये सब कुछ जावेद भाई की इजाज़त से उनके साथ मिलकर कर रही थी तो फिर कोई भी इन्हें इस अमल से रोकने का मजाज ना था। भाभी के टिकटॉकर बनने की खबर पूरे ख़ानदान मोहल्ला में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसे कुछ लोगों ने पसंद किया और भाभी के इस अमल को खूब सराहा। टिकटॉकर बनने के बाद भाभी जैसे खुद को सुपरस्टार समझने लगी थी, यहाँ तक कि अक्सर लोग इनके साथ तस्वीर खिंचवा कर फ़ख्र से सोशल मीडिया पर अपलोड करते। ऐसे में जहाँ लोग भाभी के मद्दाह बने वहाँ ख़ानदान में अक्सरियत उनकी भी थी जिन्हें भाभी का ये अमल बिल्कुल पसंद ना आया, और वो भाभी के साथ साथ जावेद भाई पर भी बातें करते। मगर भाभी का शुमार उन लोगों में होता था जो दूसरों को कतन अहमियत ना देते थे और हमेशा वो करते जो इनका दिल चाहता था। इसलिए भाभी पर किसी की बात का कोई असर ना था। इन दिनों भाभी को मिलने वाले तोहफ़े में भी बेतहाशा इजाफा हुआ, जो इन्हें मुख्तलिफ़ कंपनियां भेजा करती। कभी कोई जूता या ड्रेस आता, कभी मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट खाने के डब्बे भेज देते, और भाभी इन तमाम चीज़ों के रिव्यूज़ टिकटॉक पर दिया करती। इस सारे अमल में इतना मसरूफ़ थी कि ज़ीरक की सालगिरह सर पर आन पहुंची और इन्हें पता ही नहीं चला। और जब ज़ीरक की सालगिरह में सिर्फ एक ही हफ़्ता रह गया तो भाभी सना को साथ ले एक मशहूर मॉल पर शॉपिंग के लिए गईं ताकि उसका ड्रेस और ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकें। अब भाभी शॉपिंग के साथ साथ टिकटॉक भी बना रही थी। इस वक्त जब सना और भाभी एक दुकान से बाहर निकली तब एकदम अचानक दो लोफर से जवान उनके सामने आन खड़े हुए। इनमें से एक भाभी की जानिब देखकर ज़ोर से बोला, अरे वाह, ये तो अपनी टिकटॉकर गुल बीबी है। तब सना को पता चला भाभी की टिकटॉक पर गुल बीबी के नाम से मशहूर हैं। नौजवान की बात सुनकर भाभी ने एक तीखी निगाह इसके चेहरे पर डाली थी कि दूसरा लड़का अपने बालों में हाथ फेरता उनके बिल्कुल साथ आन खड़ा हुआ और भाभी के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ता हुआ बोला, जानम, एक फ़ोटो प्लीज़। सना ने हैरत भरी निगाह नौजवान के चेहरे पर डाली और थोड़ा सा पीछे हो गई। इतनी देर में वहाँ 3-4 नौजवान और आ गए जो भाभी के चारों जानिब इस तरह खड़े हुए कि भाभी उनके दरमियान फंस गई। अब सना की समझ में ना आ रहा था इस सूरत हाल में क्या करे, जबकि इसे लग रहा था भाभी खुद भी घबरा गई हैं। हटो मेरे सामने से। भाभी ने अपने साथ खड़े नौजवान को पीछे हटाकर बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गई। इस दौरान वहाँ जमा होने वाले लोग भी जैसे तमाशा देख रहे थे। सना ने सुना एक खातून ज़ोर से कह रही थी, पहले टिकटॉक पर वीडियोज़ अपलोड करके इन नौजवानों को फंसाती हैं, फिर ड्रामा करती हैं। वो नौजवान भाभी के साथ टिकटॉक बनाना चाहते थे, जबकि भाभी इस वक्त किसी तरह उनसे जान छुड़ाने के मोड में थी, और ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसी वक्त जाने कहाँ से जाजिब वहाँ पहुँच गया, जिसके साथ इसका कोई दोस्त भी था। क्या हो रहा है ये सब? ज़ोर से कहते हुए जाजिब ने फ्लोर पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दी, जिसके साथ ही नौजवान भाभी से पीछे हट गए और भाभी रोते हुए मजमा से निकलकर सीढ़ियों की जानिब भागी। सना भी सर झुकाए जाजिब के साथ ही भाभी के पीछे चलती नीचे आ गई। ज़ेरक की शॉपिंग अधूरी रहेगी और वो दोनों जाजिब की गाड़ी में घर आ गईं। हालांकि जाजिब का मूड सख्त ख़राब था, मगर इसने किसी से कोई बात ना की। तब सना को बाद में पता चला जाजिब वहाँ अपनी कोई मीटिंग अटेंड करने गया था। जब रश में खड़ी भाभी को देखकर वो इनकी जानिब आ गया। ये शायद कुदरत की तरफ से एक मदद थी जो इस वक्त जाजिब की सूरत उन तक पहुँची थी, जिसकी वजह से वो दोनों ख़वातीन बाहिफाजत अपने घर आ गईं। ऐसे में अगर मीडिया वहाँ पहुँच जाता तो कितनी बदनामी होती। ये सोचते ही सना को एक झुरझुरी सी आ गई और इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने बर वक्त इन दोनों की मदद की। 2 दिन बाद ज़ेरक की सालगिरह थी। तब अबाया में मलबूस भाभी जावेद भाई के साथ शॉपिंग करने गई तो सना को पता चला कि उन्होंने न सिर्फ टिकटॉक छोड़ दिया बल्कि अपने मद्दाहों से जान छुड़ाने के लिए अबाया भी पहन लिया। और अबाया में मलबूस भाभी को देखकर अम्मी की बुड़बुड़ाहट ज़ोरों पर थी। भला बंदा ऐसा काम ही क्यों करे जिसमें बदनामी गले पड़ जाए और लोगों से मुँह छुपाना पड़े। अम्मी की बात दुरुस्त थी। सना ने भी शुक्र अदा किया कि बड़ी भाभी को बर वक्त अकल आ गई
اور وہ ایک ایسی سرگرمی سے نکل آئیں جو وقت گزرنے کے ساتھ انہیں مزید بدنام کر دیتی۔ کہانی نمبر 2، جس کا نام ہے عیدی، رائٹر نذیر فاطمہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنا نصف مکمل کر چکا تھا۔ روزے اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ عید کی خریداری اور عیدی دینے دلانے کا اہتمام بھی کیا جا رہا تھا۔ فیصل، اس دفعہ طاہرہ کی عیدی کا کیا کرنا ہے؟ کل امی جان پوچھ رہی تھی۔ نسرین نے فیکٹری جانے کے لیے تیار کھڑے شوہر کو مخاطب کیا۔ مہنگائی نے تو لوگوں کی کمر ہی گویا توڑ دی تھی۔ جن لوگوں کا اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا وہ بھی بیچارے تنگ ہوئے پڑے تھے۔ کرتے ہیں کچھ، آج فیکٹری میں میٹنگ ہونی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس دفعہ ورکرز کو عید بونس ملے گا یا نہیں۔ حالات تنگ تھے یا کیا اس دفعہ فیکٹری مالکان کے لیے ورکرز کو ہر سال دیا جانے والا عید بونس دینا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ کرے مل ہی جائے بونس، نہیں تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ میری اور آپ کی تو خیر ہے، مگر طاہرہ کی عیدی اور بچوں کے نئے کپڑے اور جوتے تو چاہیے نا۔ نسرین فکر مند تھی۔ پیسہ دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرنے کے باوجود بھی اس دفعہ اس کے پاس کوئی خاص بچت نہیں تھی۔ نسرین، طاہرہ کو اس دفعہ عید میں کیا دینا ہے؟ تم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی۔ ناصرہ بیگم اکلوتی بیٹی کی عیدی کے لیے فکر مند تھی۔ امی جان فیصل کہہ رہے تھے شاید آج بونس ملنے کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر کچھ کرتے ہیں۔ نسرین کے کہنے پر ناصرہ نے سر ہلا دیا۔ وہ بیٹے بہو کے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ ہر سال تو نسرین رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی سب کی عید کی خریداری کر لیا کرتی تھی، اور پہلے عشرے میں ہی طاہرہ آپی کی عیدی ان کو دے آتی تھی۔ اس سال پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ آدھا رمضان گزر گیا تھا اور کسی کے کپڑے جوتے نہیں آئے تھے۔ طاہرہ کی شادی کافی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا آڑت کا کاروبار تھا۔ مالی خوشحالی اور آسودگی کا راج تھا۔ طاہرہ کا شوہر ذکی، دل اور ہاتھ کا کھلا تھا۔ اپنے ارد گرد لوگوں رشتہ داروں کا خیال رکھتا اور خاموشی سے دوسروں کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ طاہرہ کو بھی اس نے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا تھا، مگر طاہرہ کو ہر سال اپنے میکے سے آنے والی عیدی کا انتظار رہتا تھا۔ ذکی، اس دفعہ میری عیدی نہیں آئی امی جان کی طرف سے، کل مجھے صبح امی کی طرف چھوڑ دیجیے گا، میں ذرا پتہ تو کروں یہ لوگ کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ طاہرہ نے رات کو نماز اور نوافل سے فراغت کے بعد اپنے خاوند سے بات چیت کے دوران کہا، اچھا تم تیار رہنا، میں منڈی کا چکر لگا کر تمہیں چھوڑ آؤں گا، اب سو جاؤ، صبح سحری کے لیے اٹھنا بھی ہے۔ ذکی لیٹ گیا۔ طاہرہ نے حسب عادت زوردار سلام کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تھی۔ ناصرہ بیگم نے خوشی سے بیٹی کو گلے لگایا اور نسرین نے طاہرہ کو پھیکی سی مسکراہٹ سے دیکھا۔ دونوں نند بھابھی کے تعلقات روایتی نہیں تھے۔ نہ کبھی نسرین نے طاہرہ کو دیکھ کر ناک بھون چڑھائی اور نہ ہی کبھی طاہرہ نے ان کے معاملات میں بے جا دخل اندازی کی تھی۔ فیصل کی فیکٹری والوں نے اس دفعہ عید بونس دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی پریشان ہو رہے تھے بچوں کے کپڑوں کے لیے۔ دوپہر کو دونوں ماں بیٹی کو تنہائی میسر آئی تو ناصرہ نے طاہرہ کو فیصل کے حالات سے آگاہ کیا۔ تمہیں تو پتہ ہے دونوں تمہاری عیدی پہلے سے ہی دے آتے تھے، اس دفعہ ان کا ہاتھ واقعی تانگ ہے، تبھی ابھی تک انہوں نے عیدی کا انتظام نہیں کیا۔ ناصرہ بیگم کا دل اداس ہو رہا تھا۔ ان کے ہاں ہر سال اپنی استطاعت کے مطابق سب کے نئے کپڑے، جوتے، دیگر ضروری سامان آتا تھا، مگر اس دفعہ یہ سب ہوتا مشکل لگ رہا تھا۔ طاہرہ نے خاموشی سے ساری باتیں سنی۔ 4 بجے ذکی طاہرہ کو لینے آ گیا۔ ارے ایسے کیسے جا رہے ہو تم دونوں؟ افطاری کر کے جانا۔ نسرین کو ان کا یوں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھابھی آج نہیں، پرسوں ہفتہ ہے نا، تو میں اور ذکی آپ کی طرف افطاری کریں گے، طاہرہ نے رسان سے کہا۔ ہفتے کے روز طاہرہ اور ذکی سامان سے بھرے ڈھیر شاپر اٹھائے چلے آئے۔ طاہرہ نے کھانے پینے کی چیزوں کے شاپر نسرین کے ہاتھوں میں دیے اور باقی سارا سامان امی جان کے کمرے میں رکھ دیا، اور خود افطاری کی تیاری میں نسرین کا ہاتھ بٹانے لگے۔ افطاری کے بعد نماز اور کھانے کے بعد ذکی واپس چلا گیا۔ طاہرہ ایک دن کے لیے رک گئی تھی۔ طاہرہ، نسرین اور فیصل امی جان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نسرین کے تینوں بچے باہر برآمدے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ طاہرہ نے انہیں بھی آواز دے کر اندر بلا لیا۔ سامان سے بھرے شاپر اپنے سامنے رکھے اور ان میں سے سب کے جوڑے، جوتے، دیگر چیزیں نکال کر دینے لگی۔ طاہرہ، یہ سب کیا ہے؟ فیصل کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں چھوٹی بہن سے سب چیزیں لیتے ہوئے۔ یہ امی جان کا سوٹ ہے، یہ آپ کا، یہ نسرین بھابھی کا، اور یہ بچوں کے۔ طاہرہ نے ایک ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے گنوایا اور ہنس دی۔ یہ سب آپ لوگوں کی عیدی ہے۔ طاہرہ نے امی جان کے کندھے پر سر رکھا۔ بھائی بہنوں کو عیدی دیتے ہیں، بہنوں سے لیتے تھوڑی ہیں۔ وہ شرمندہ سا تھا اور نسرین بالکل خاموش۔ میں تو ہر دفعہ عیدی لیتی ہوں آپ لوگوں سے، اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو عیدی دے دیتی ہوں۔ جس طرح بہن کا بھائی پر حق ہوتا ہے، اسی طرح بھائی کا بھی بہن پر حق ہوتا ہے، اور یہ کہاں لکھا ہے کہ بہن بھائی کو عید نہیں دے سکتی؟
नसरीन ताहिरा की अच्छी सोच और नीयत की कायल हुई थी, जिसने भाई और भाभी के हालात को एहसास करके उनके मसाइल को बड़ी मोहब्बत और ख़ूबसूरती से हल कर दिया था। मगर फिर भी ज़की क्या सोचता होगा? फैसल ने कुछ कहना चाहा। ज़की की तरफ से परेशान ना हो आप, ये सब कुछ उन्होंने अपनी खुशी से मुझे दिलवाया है। अब मैं एक बात नहीं सुनूंगी, आप सब अपनी अपनी चीज़ें संभाल लें। मैं ईद के रोज़ आऊँ तो आप सब ने यही कपड़े पहनने हों। ताहिरा ने हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया। और हाँ भाभी, मैं ईद पर आऊँ तो मेरे लिए अच्छा सा एहतमाम करना खाने पर। आखिर को आपकी इकलौती नंद हूँ, ज़रा सी भी कमी हुई ना तो रौला डाल दूँगी मैं। ताहिरा ने शरारत से कहा तो नसरीन मुस्कुरा दी। जानती थी कि नंद जब अच्छा सा एहतमाम कहती थी तो इससे मुराद मटर पुलाव, रायते, सलाद के साथ आलू की टिक्कियाँ होती थीं। ये दोनों चीज़ें इसे बहुत पसंद थीं और वो यही खाकर खुश हो जाती थी। गोश्त इसे ज़्यादा पसंद नहीं था। ताहिरा ने बच्चों के चमकते चेहरे देखे तो इसके दिल में सुकून सा उतर गया। कहानी नंबर 3, जिसका नाम है अब्बा जी की दुल्हन। राइटर अंदलीब ज़हरा। घड़ी की सुइयां तेज़ी से सफ़र तय कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा हनोज बंद। सबाहत की झुंझलाहट बल्कि तिलमिलाहट में इजाफा हो रहा था। आखिर दरवाज़ा वाह हुआ। आलिया का रुख रोशन अपना दीदार करवाने लगा। सबाहत ने महज नज़रों से खफगी जाहिर की। और ये जा वो जा, इसके हिस्से का काम ख़त्म हो चुका था, अब आलिया की बारी थी। क्या है, बंदा अब ज़रा देर आराम भी नहीं कर सकता, इसने बेजारी से सोचा और आटा गूंदने लगी। ससुराल में या तो डर होता है या शौक़, और ये मकौला सबाहत और आलिया पर पूरा उतर रहा था। जब तक सास साहिबा हयात रहीं, दोनों हर काम जिम्मेदारी से करती, लपसीए ताबेदारी से। सब कहते नफीसा को कितनी अच्छी बहुएं मिली हैं। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इन्हें अच्छी बहुएं बनाने में सास का कितना हाथ था। न बक बक न चख चख, फिर भी काम वक्त पर सरंजाम पाता। बेटे माओ के ताबेदार, बहनों का महका आबाद। सेहतमंद खुश मिजाज नफीसा बेगम जालिम सास ना थी। बहुओं को भी मुनासिब हद तक आज़ादी थी। दायरे में रहकर गोया उनकी सल्तनत में रावी चैन ही चैन लिख रहा था। अचानक हार्ट अटैक हुआ। लम्हों में चटपट हो गई। घर का इंतज़ाम तलपट। कैसी अच्छी मुंतज़िम थी नफीसा बेगम। हर शय रिश्ता अपने मुकाम पर था उनके होते। हर फर्द के एहसासात मुख्तलिफ थे। बहुएं आज़ादी के एहसास से सरशार, बेटे ख़ुद को खुद मुख्तार समझ रहे थे। बेटियां मैके के एहसास से महरूम हो गईं। सबसे कमज़ोर हालत वहीद साहब की थी, तन्हाई, उदासी और बीमारी। अब्बा जी पहले तो बीमार ना होते थे। आलिया ने सूप बनाते हुए सवालिया अंदाज़ अख्तियार किया। नखरे हैं सब, औलाद को मुतवज्जा करने के तरीके। सबाहत ने बेजारी से कहा। नहीं भाभी, पहले अम्मी जान सब काम करती थी, अब बहुओं की जिम्मेदारी है तो मुश्किल हो रही है। आलिया मिजाजन नर्म थी, सो अब भी सहूलत से बात कर दी। सबाहत चंद लम्हे खामोश रही, जैसे सिरा ढूंढ रही हो। अब्बा जी सेहतमंद है, पेंशन याफ्ता, क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए। उसने कुछ हैरत नागवारी से देखा। हाँ ना, देखो अगर संभालने वाली आ जाएगी तो हमारी जान छूट जाएगी। कौन है वो? आलिया ने सोचते हुए कहा। मेरी फुप्पी हैं, तलाक याफ्ता, औलाद नहीं, अच्छी सेहतमंद खातून है, सरकारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रह चुकी हैं। अच्छा है ना, इन बहनों का दाखिला इस तरह बंद करें जैसे नालायक तालबात का क्लासरूम में किया जाता है। हमारे फेवर में रहेंगी, अब्बा जी भी खुश और हम भी मुतमईन। आलिया सबाहत की प्लानिंग पर अश अश कर उठी। दोनों सर जोड़े प्रोग्राम मुरतब कर रही थी, ये जाने बिना कि उनका रद्देमल क्या होगा। सच है निम्मू, मैं के माओ के दम से ही आबाद होते हैं। अम्मी जान हयात थीं तो कैसे कैसे खाने पकते थे, हर मौसम के कपड़े ख़रीद कर रखती, बच्चे भी बेताब रहते। सज्जल गुजरे लम्हे को कुरेद रही थी, आंखों में नमी थी। अब तो अम्मी का कमरा खाने को आता है, इतनी वीरानी उदासी। सच है, मैं के आने को दिल ही नहीं चाहता। भाई भी बदल गए, न पहले सी गर्मजोशी न मोहब्बत। अब्बा जी भी कमज़ोर और उदास दिखते हैं। निम्मो ने दिल गिरफ्तगी से कहा। क्यों ना अब्बा जी का निकाह करवा दें। सज्जल हमेशा से मुँह फटती, शरीयत में कैसी शर्म। बहन के चेहरे पर हैरत देखकर वजाहत दी। इस उम्र में लोग क्या कहेंगे। निम्मो सदा की डरपोक कमज़ोर दिल। सज्जल ने हाथ के इशारे से लोगों की राय को परे किया। खाला भी माँ जैसी होती है। फजीलत खाला तुम्हें हमसे कितना प्यार करती थी, याद है तुम्हें? सज्जल ने जोश में कहा। निम्मो ने ना समझने वाले अंदाज में देखा। अब्बा जी का निकाह इनसे करवा देते हैं। अच्छा है, मैका भी आबाद हो जाएगा, बच्चों को नानी की हमशक्ल मिल जाएगी। फजीलत खाला अम्मी की कज़न थी। जवानी में बेवा हुई तो दोबारा घर ना बसा, बस बहन भाइयों के बच्चे पाल रही थी। सज्जल और निम्मो से खसूसी लगाव था। उनकी शक्ल मिजाज अम्मी जान से बहुत मिलता था। कज़न्स के बजाय सगी बहनें लगतीं। अब भी सज्जल को ख्याल कूंदा। वो शुरू से हिसाबी किताबी थी, नफ़ा नुकसान मद्देनज़र रख कर चलती।
خالہ کو لانے میں فائدے ہی تو تھے۔ بھابھیوں پر کڑی نگاہ، میں کا بات، ابا جی بھی خوش۔ شش و پنج کے بعد نمو مان ہی گئی، دونوں پلان بنانے لگیں۔ جلد باز دونوں بہنیں تھیں، اب بھی یہ سوچے بنا کہ ابا جی کی رضامندی بھی ضروری ہے، حال تک منتخب کر بیٹھیں۔ سجل شروع سے جلد باز تھی، چالاک بھی اور مفاد پرست بھی۔ نمو چھوٹی تھی، جذباتی، بے وقوف، ہمیشہ اس کی باتوں میں آ جاتی۔ بھابھیاں دونوں کو ناپسند کرتیں۔ وحید صاحب کو اب معلوم ہوا تھا کہ بیوی کی اصل ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ جوانی تو بھاگتے دوڑتے، لڑتے جھگڑتے اور مناتے گزر ہی جاتی ہے، لیکن اصل دم ساز، غم گسار کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے۔ ابھی تو بہت کچھ کہنا سننا باقی تھا نفیسہ بیگم۔ پارک کے بینچ پر بیٹھتے انہوں نے خود کلامی کی تھی۔ اداسی کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا، تنہائی جان لیوا بنتی جا رہی تھی۔ شکر ہے کوئی خاص بیماری نہ تھی، پینشن کا سہارا تھا، گویا بیٹوں کے محتاج نہ تھے۔ بس تنہائی کا تدارک نہ تھا۔ نفیسہ ان کی ہم مزاج تھیں، ابرو تک کا اشارہ سمجھتی، ہنس کر ہر خطا ٹال جاتی۔ بیوی اچھی تھی یا ماں، وہ اکثر سوچتے تھے۔ جوانی میں کتنا جھگڑا کرتا تھا میں، ماں بہن کے سکھاوے میں آ کر میں کے چھوڑاتا۔ اب انہیں اپنی کوتاہیاں شرمسار کر رہی تھیں۔ جب ہنسنے بولنے سمجھنے کا وقت ہوتا ہے تو میاں بیوی گلے شکوے کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مداخلت۔ جب اکٹھے بیٹھنے کی گھڑیاں ملیں تو عمر کی نقدی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے آنکھوں کے گوشے صاف کیے۔ آج اچھی دھوپ ہے، خود کلامی کی تھی۔ جی ہاں، کسی نے جواب دیا۔ چونک کر دیکھا تو بینچ کے دوسرے کنارے درمیانی عمر کی خاتون سامنے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ خاتون، آپ کون ہیں؟ میں نے نہیں پہچانا۔ حیرت سے گویا ہوئے، ظاہر ہے ہم پہلی بار مل رہے ہیں، میں آدھے گھنٹے سے آپ کی خود کلامی سن رہی تھی۔ آپ مرحومہ شریک سفر کو یاد کر رہے تھے؟ ہاں بس۔ وہ خجل سے ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ نہ جانے کیا اول فول بکتا رہا، کیا سوچتی ہوگی، بڈھا سٹھیا گیا۔ راستے میں خود کو کوستے رہے۔ اگلے روز پھر پارک میں گئے، چہل قدمی کر کے واپس لوٹ آئے۔ موسم بدل رہا تھا، سو ہلکی سی حرارت تیز بخار میں بدل گئی اور وہ بستر پر پڑ گئے۔ بہویں مصروف، بیٹے مگن۔ بیٹیاں چند دن بعد طبیعت بحال ہوئی تو پارک چلے گئے۔ خالی در و دیوار دیکھنے سے بہتر ہے کہ پارک کے کوے، چڑیاں، مینڈک دیکھ لوں۔ جوتے کسے اور گھر سے نکل پڑے۔ سپہر کا ٹائم تھا، سنسان پارک تھا، چند لوگ دور دور بیٹھے تھے۔ وہ مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے اور من پسند مشغلے میں کھو گئے، مطلب ماضی کی یادیں۔ کیسا رومان پرور وقت تھا۔ سرخ سلک کے جوڑے میں نفیسہ شرمائی شرمائی تھی۔ بھٹے اور کلفی کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ ماضی کے ورق الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ بھٹا اور کلفی اب بھی ملتی ہے، کھا پی لیں، لیکن وہ مزہ نہ ہوگا کیونکہ نفیسہ جو نہیں ہے۔ نسوانی آواز انہیں ماضی سے واپس حال میں کھینچ لائی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھے ہو گئے۔ آپ میری جاسوسی کرتی ہیں خاتون؟ انہیں بہت برا لگا تھا، مطلب کوئی پرائیویسی ہی نہیں؟ جی نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ خاتون نے بنا خائف ہوئے جواب دیا۔ اینک کے پیچھے سے بغور جائزہ لیا تو 50-55 کے لگ بھگ خاتون تھیں۔ کریم رنگ کی چادر اوڑھے، سانولی رنگت، چہرے پر ملائمت، بھلا سا رنگ روپ۔ میں ادھر قریب ہی رہتی ہوں، ہاتھ کے اشارے سے بتائے۔ میرا بھانجا ہے، اس کے بچے ادھر آتے ہیں کھیلنے۔ انہوں نے وضاحت دی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئے۔ اگلے چند روز میں وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے، حالات سے آگاہ بھی۔ نووارد خاتون کراچی سے آئی تھی۔ والد فوت ہو گئے تو خود کو بیٹا سمجھ کر گھر والوں کی کفالت کی۔ اب سب اپنے گھروں میں آباد ہیں، کامیاب، مکمل۔ بس میں ہی تنہا۔ کبھی ایک بہن رکھتی ہے، کبھی دوسرا بھائی۔ آج کل بھانجے کے گھر پر ہوں، بیوی جاب کرتی ہے، مجھے ادھر لے آیا۔ میں سمجھی خالہ سے محبت ہے، اب پتہ چلا وہ تو بڑا موقع پرست ہے۔ خیر زندگی تو گزارنی ہے۔ خاتون نے ہنستے ہنستے آنکھیں صاف کی۔ کیا بیٹا سمجھنے سے بیٹی واقعی بیٹا بن جاتی ہے؟ اس کے احساسات، جذبات مردہ ہو جاتے ہیں۔ وحید صاحب نے دکھ سے ان کا اداس چہرہ دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ملیحہ۔ چند لمحے توقف کے بعد کہا، ملیحہ۔ انہوں نے زیر لب دہرایا۔ یوں دونوں بنا کچھ کہے رخصت ہو گئے۔ پہلے وہ تنہائی سے گھبرا کر پارک میں چلے جاتے۔ وہاں لوگ تو تھے، آوازیں، چہرے اب کسی کو سننے کے شائق تھے، اپنی سنانے کے مشتاق۔ کوئی نئی خبر، نئی بات، خواب، نفیسہ کی یاد، وہ کسی کو سنانا چاہتے تھے۔ سامع نہ ملتا، مل گیا تھا تو دل کرتا اس کی بھی سنی جائے۔ دونوں ایک بے نام رشتے میں بندھ گئے تھے، نہ دوستی نہ تعلق، بس ایک احساس کا رشتہ تھا۔ ایک روز پارک میں گئے تو حلیمہ صاحبہ غیر حاضر تھیں۔ دل اداس ہو گیا اور یہ اداسی آنے والے کئی دن طبیعت پر چھائی رہی، جیسے کوئی شے کھو گئی ہے۔ آخر 7ویں دن جب پارک میں بیٹھے تھے تو سامنے وہ نظر آئیں، کمزور اور اداس۔ استفسار پر بتایا کہ طبیعت خراب تھی۔ میں گھر آنا چاہتا تھا۔ چند لمحے ٹھہرے، پھر سوچا آپ کے گھر والے نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ ملیحہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ چند لمحے سر کے خاموشی سے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
न जाने कैसे ज़ुबान फिसली। शर्म नहीं आती? उम्र देखिए। मलिहा खड़ी हो गई। किसकी उम्र, मेरी या आपकी? बौखलाहट में वहीद साहब के मुंह से यही निकल सका। वो बुड़बुड़ाते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। न मेरी उम्र है ना आपकी। इज्जत से रिश्ते की पेशकश की है और बस। एक दफ़ा सोच लें। मलिहा ने अपने अकब में आवाज़ सुनी, ताहम वो तेज़ तेज़ कदम उठाते पार्क से बाहर निकल गई। तुम्हारा तरीका गलत नहीं था, बस मुनासिब जगह पर नहीं था। अजमल उनका देरीना दोस्त था। सारे हालात सुनकर तज्जिया किया। अगर तुम संजीदा हो तो मैं और तुम्हारी भाभी बाकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे। खातून के भांजे की बीवी फरहाना की सहेली है और फरवा बहू जो है इसके बच्चों की क्लास टीचर। अजमल ने बताया। बस इसके घर वालों को पता ना हो कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहीद साहब ने याद दिलाया। नो प्रॉब्लम। अजमल ने कंधा थपथपाया। घर वालों को राज़ी कर लेना। हाँ, उन्होंने बेध्यानी से सर हिलाया। घर की फ़ज़ा में कशीदगी थी। निम्मो और सज्जल फ़जीलत खाला को लाने के मंसूबे बना रही थी। कोशिश थी कि भाइयों को साथ मिलाया जाए। आलिया और सबाहत रिटायर्ड फुप्पो के यहाँ रिश्ता ले जाने के लिए राह हमवार कर रही थी। मेरा ख्याल है डायरेक्ट अब्बा जी को राज़ी करते हैं। जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी। सबाहत बहुत पुरजोश थी। इशारा दोनों बेटियों की तरफ था। फुप्पो को बता दिया? आलिया ने पूछा। बस अब्बा जी की तारीफ़ें करती रहती हूँ, इसने लापरवाही से जवाब दिया। लाइक और आसिफ दोनों को वहीद साहब ने एतमाद में लिया। मगर अब्बा जी, लोग क्या कहेंगे? आसिफ ने चश्मे तसव्वुर में अब्बा जी को दूल्हा बने देखा तो पूछा, क्या कहेंगे? उल्टा उन्होंने सवाल किया। दोनों बगले झांकने लगे। मैं अपना कफ़ील खुद हूँ, पेंशन याफ्ता हूँ, साहिब जायदाद हूँ। गर्दन अकड़ा कर जवाब दिया गया। सो मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम अपनी मर्ज़ी बताओ, कदरे रोब से पूछा गया। जो आप मुनासिब समझे, हम आपके साथ हैं। लाइक शुरू से मौका शनास था, सो अब भी मुदब्बर बन गया। राजदारी शर्त है। हदायत जारी की गई और दोनों ने सर हिला दिया। इस उम्र में जब औरतें अपने बच्चों के फ़राइज़ अदा कर रही होती हैं, इस वक्त हाथों में मेहंदी लगाना या शादी के ख्वाब देखना बहुत अजीब है, कम अज़ कम मलिहा के लिए। लोग क्या कहेंगे? उन्होंने भांजे की बीवी से सवाल किया। क्या कहेंगे भला? उल्टा उनसे सवाल किया गया। आप समझदार बावकार खातून हैं, खुशियों पर आपका भी हक है। कुदरत की तरफ से यही वक्त था। मारिया ने हाथ थाम कर रसानियत से कहा। खाला, आपने कभी अपना नहीं सोचा। अब ज़िंदगी ने मौका दिया है तो बस फैसला कर लें। शर्म है? कैसी शर्म? मारिया ने माहिर वकील की तरह दलाइल दिया। मुझे अफसोस है खाला, हम सब ने खुद गर्जी की। भांजे इम्तियाज़ ने अपनी बल्कि सबकी कोताही का इतराफ़ किया। नहीं बच्चे, बस में वसीला बनी थी। इस वक्त तुम सबको मेरी ज़रूरत थी। मलिहा ने इसके हाथ पर प्यार किया था। अब मैं आपका वली हूँ। इसने खाला के सर पर हाथ रखा, जिसने अपनी उम्र के बेहतरीन साल घर वालों के लिए वक्फ कर दिए थे। सब खुश हैं खाला, बहुत खुश। मारिया ने सबके जज्बात की तर्जुमानी की। और मैं तुम सबकी खुशी में खुश। मलिहा ने आहिस्तगी से अपनी रजामंदी दे दी। ईद की आमद थी। अपनी अपनी जगह सब पुरजोश थे। हम तो खुश हैं कि फ़जीलत खाला को ला रहे हैं। ये अब्बा जी क्यों खुश हैं भला? सज्जल ने अब्बा जी की हरकत और सकनात पर गौर किया तो निम्मो को अपने साथ शरीक गुफ्तगू किया। ईद पर उनकी दावत करते हैं, देखना अब्बा जी को अम्मी की याद आ जाएगी। निम्मो ने कहा। हम सब अपने शौहर और बच्चों के साथ आ जाएंगे। इधर आलिया और सबात अपनी मनसूबाबंदी कर रही थी। यार, फुप्पो की तो इम्तहान में ड्यूटी लगी है, अब्बा जी से आमना सामना कैसे होगा? मैं ईद के तीसरे दिन दावत का बहाना करके अब्बा जी को ले जाऊंगी। सबाहत ने प्लान बनाया। दोनों मुतमईन होकर मज़ीद मामलात सेट करने लगी। ईद से चंद दिन पहले अब्बा जी की मसरूफियात बढ़ गई थी, लेकिन सब इतने उलझे हुए थे कि किसी के पास भी वक्त ना था। ईद के दिन नमाज पढ़कर अब्बा जी अपने दोनों बेटों के साथ कहीं चले गए। कहाँ? ये पूछने या बताने की फुर्सत किसी के पास ना थी। फ़जीलत खाला बावजूद जोड़ों का दर्द ना आ सकें, सो वो दोनों दिल महसूस कर बैठी थी। आलिया और सबात की अपनी तैयारियां थीं। जब शाम को गिराज में गाड़ियां रुकने, दरवाजे खुलने की आवाज़ आई, सब चौंक कर खड़ी हो गई। खिड़की से झांका। सबसे पहले सुनहरी सैंडल में कैद पैर नज़रों में आए। ये एक ज़रतार आंचल में लिपटी खातून वहीद साहब के हमरा अंदर दाखिल हुई। दरमियानी उम्र की खातून थी। अब्बा जी, ये कौन है? तड़प कर निम्मो ने सवाल किया। तुम्हारी माँ फ़जीलत खाला। पहला ख्याल इन्हीं का आया। वहीद साहब ने खफा नज़रों से इन्हें से देखा। ये तुम्हारी नई माँ है मलिहा, जो मलिहा वहीद हैं। उन्होंने तारुफ करवाया। दोनों बेटे दाएं बाएं खड़े थे, मुतमईन, गोया अब्बा जी के इंतखाब पर मुतमईन थे। आलिया और सबाहत सख्ते की हालत में थी। नई दुल्हन ने सामने देखा तो सज्जल और निम्मो सामने खड़ी थी। सलाम करो भाई ने, वहीद साहब ने डपट कर कहा।
عالیہ اور سبات نے سلام کیا۔ انہوں نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نمو، سجل، وحید صاحب نے آواز دی۔ ملیحہ نے اپنی باہیں واہ کر دیں۔ دونوں بے اختیار ان سے لپٹ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تمہارا میکا ہمیشہ آباد رہے گا پیاری بیٹیوں، نئی دلہن نے ان کی پیشانی چوم کر کہا۔ امی جان، دونوں بہنوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ابا جی کی دلہن سب کو پسند آئی تھی۔ کہانی نمبر 4، جس کا نام ہے وقتی فائدہ، رائٹر لبنہ آصف۔ رمضان میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ کس قدر کام ہے، ابھی سے شروع کروں گی تو چاند رات تک ختم ہوں گے یہ کام۔ ارے قرۃ العین، ایسے کون سے کام ہیں جو ابھی شروع کرو گی تو رمضان کی چاند رات تک چلیں گے؟ لو اریبہ، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ رمضان سے پہلے کے کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ کچن کی تفصیلی صفائی، لاؤنج کی نئی سیٹنگ کروں گی، رمضان میں کیا کیا پکتا ہے، گروسری کی لسٹ بنانی ہے۔ میں تو پہلے سے سارے کام کر لیتی ہوں۔ روزے میں تو اتنے ڈھیر سارے کام کرنا مشکل لگتا ہے۔ آج کل رول، سموسے، چٹنیوں کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، خوب بنا کر فریز کر دوں گی، بس نکالے اور تل لیے۔ چھولے، دہی بڑے، پکوڑے، سب کا مسالہ بنانا ہے۔ املی، آلو بخارے، دھنیا کی چٹنی بنانی ہے۔ اب کی بار شربت بھی بدل بدل کر بناؤں گی۔ لیمن اسکواش اور مینگو شیک کی اتنی زبردست ریسیپی نیٹ پر آئی ہے، افطار اور سحری دونوں میں چینج لاؤں گی، کچھ نئی ورائٹی تو ہو۔ عید کی تیاری تو میں نے رجب میں کر لی۔ روزے میں مارکیٹ جانا سوچ کر ہی روزہ لگنے لگتا ہے۔ ابھی ایک چکر مارکیٹ کا بھی لگے گا۔ یہ سب کام رمضان سے پہلے کر لوں گی تو مجھے ہی فائدہ ہوگا۔ ایک بات کہوں قرۃ العین، ہم ہر چیز میں فائدہ دیکھتے ہیں، اصل میں تو فائدے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وقتی فائدہ جو فوری ہمیں فائدہ دیتا ہے، اور ایک دیر پا فائدہ جس کا فائدہ ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے۔ وقتی فائدہ کیا مطلب؟ تم رمضان کی تیاری پہلے سے کرو گی تو تمہیں وقتی طور پر افطار اور سحری میں سہولت ہوگی، کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ فائدہ ختم ہو جائے گا۔ پورے سال میں رمضان ایک مہینے کے لیے آتا ہے۔ ہمارا اصل مقصد اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ رمضان میں ہر نیکی 10 گنا ثواب دیتی ہے۔ قرآن کا ہر لفظ پڑھنے کا ثواب بے شمار کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب سحری اور افطاری کے کھانوں کا ہی سوچے جاتے ہیں جن کا فائدہ بس وقتی ہے۔ یہ کیا بات کی تم نے اریبہ؟ ہم یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں پہلے سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت میں گزاریں؟ قرۃ العین، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ سب بھی زندگی کا حصہ ہے اور خاتون خانہ کے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی تیاری کرنا چاہیے۔ میں تو اس سال رمضان آنے سے پہلے پوری نماز ترجمے کے ساتھ یاد کروں گی۔ سمجھ میں تو آئے ہم اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، پھر ذہن بھی ترجمے کی طرف فوکس رہے گا۔ پورے سال تو ہم 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس رمضان اشراق، چاشت، تہجد کی نماز کے فائدے اور انعام کا سوچ کر دل خود بخود پڑھنے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ قرآن کا رمضان میں پڑھنا عام دنوں کی بنسبت زیادہ ثواب ہے۔ نئی صورتیں بھی یاد کروں گی تاکہ نماز میں بدل بدل کر پڑھو۔ انشاءاللہ اس سال بھی تراویح پابندی سے پڑھوں گی۔ صحیح کہہ رہی ہو اریبہ، ہم ہر سال بس روٹین کی عبادت کرتے ہیں اور کیا۔ دیکھو بھی رمضان میں کچھ دن باقی ہیں۔ پچھلے سال کے جو روزے چھوٹے ہیں وہ بھی رکھنے کا وقت ہے، پورے سال میں بھی رکھ نہیں پاتے۔ مائیں روزے رکھیں گی تو بیٹیوں کو بھی عادت پڑے گی۔ میں تو لکھ کر رکھ لیتی ہوں، سارے قضا روزے ایک ساتھ رکھ لیتی ہوں۔ آج کل دن بھی چھوٹے ہیں اور مہینے بھی برکت اور رحمت والے ہیں۔ ہاں دیکھو تو اریبہ، میرا ذہن ہی نہیں گیا قضا روزوں کی طرف۔ پچھلے سال بیماری کی وجہ سے اچھے خاصے روزے چھوٹ گئے تھے۔ یہی تو بات ہے قرۃ العین، ہم جس طرف ذہن لگاتے ہیں ذہن اسی طرف لگ جاتا ہے۔ وہی چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں۔ تم کھانا پکانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچو گی تو تمہارے سامنے وہی چیزیں آئیں گی، اور اپنے آپ کو خود درست سمت میں لے کر ہمیں جانا ہوتا ہے۔ میں نے جس دن سے اس رمضان کو بہترین گزارنے کا سوچا ہے، اس دن سے میرے سامنے دعائیں، اسباب، وسائل خود بخود آ جاتے ہیں۔ بس ایک قدم بڑھانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ خود راستے بناتا ہے۔ میں نے دعائیں بھی لکھ کر رکھی ہیں، کون کون سی دعا مانگنی ہے، بلکہ خاندان میں جو لوگ بیمار ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان کے نام بھی لکھ کر رکھے ہیں کہ ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں۔ عام دن میں تو بس روٹین کی دعائیں مانگ کر اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز میں ورائٹی اور تبدیلی لانی ہوتی ہے، مگر ہم عبادتوں کو بس روٹین کے کاموں کی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز میں صرف صورتیں بدل کر پڑھو، اتنا مزہ آتا ہے، نماز اتنا سکون دیتی ہے، اور نئے نئے قرآن کے الفاظ ہماری زبان پر بھی آتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ مقصد اور کوشش ہمیں زیادہ فائدہ دے گی یا کھانوں کی ورائٹی اور گھر کی سیٹنگ؟ صحیح کہہ رہی ہو اریبہ، رجب آتے ہی ایک دوڑ سی لگ جاتی ہے کہ مارکیٹ کے کام، عید کی تیاری، رمضان کی تیاری، سب کام کر لیں، اور جو کام سب سے ضروری ہے اسے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ چلوں گی اب قرۃ العین؟
اریبہ تم سے بات کر کے اتنا اچھا لگا، ان باتوں کی طرف ذہن گیا ہی نہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے قضا روزے رکھوں، ابھی تو وقت ہے۔ ہاں بس میری تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اریبہ تو چلی گئی لیکن قرۃ العین کو نئی حکمت عملی پر عمل کرنے کی سوچ دے کر گئی تھی۔ یہ کہانیاں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک حافظ۔